नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का सामाजिक की जो वो वाली बुक जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास एक परिचय। और उसमें हमने राजस्थान के परिचय के बारे में, राजस्थान के नामकरण के बारे में पढ़ लिया था। राजस्थान के इतिहास के बारे में हम पढ़ने जा रहे थे और उसमें हम गोहिल वंश के शासकों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ शासकों को पढ़ लिया था। बाकी के बचे हुए इस टॉपिक में कवर करते हैं। राणा सांगा, शुरू करते हैं हम राणा सांगा से। राणा सांगा का जो कार्यकाल था वो था 1509 से 1528 ईस्वी तक। इसका नाम था संग्राम सिंह। राणा सांगा व उसके 3 भाई पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण उसमें संघर्ष होना स्वाभाविक था, पर इस संघर्ष में अंततः राणा सांगा विजयी रहा और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध राणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। अब यहाँ पर ये चीज़ आती है, हिंदूपत के नाम से कौन जाना जाता है? तो हिंदूपत के नाम से कौन विख्यात था? राणा सांगा। इस समय मालवा पर सुल्तान नसीरुद्दीन शासन करता था। 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। इस सफलता से मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया और अब वह एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया था। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मेदिनी राय की बात हो रही है। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया, जिससे मालवा और मेवाड़ में युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा द्वारा बंदी बना लिया गया। उसके बाद है ईडर के उत्तराधिकार पर प्रश्न। नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास एवं मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर राणा सांगा गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को नहीं मिली। 1817 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातौली, जो कि वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है, के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। अब यहाँ पर बात आ सकती है कि सबसे पहले तो खातौली का युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ था? 1517 में। इसको याद रखने की एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। महाराणा, अब ये हुआ किस किस के बीच था? महाराणा सांगा और सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच। देखिए, खातौली के युद्ध को सन याद रखने की ट्रिक है। खातौली का खतरा 1517। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। खातौली का खतरा 1517। तो 1517 में खातौली का युद्ध हुआ। किन किन के बीच में हुआ? तो ये हुआ महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसके बाद राणा की सेना ने बाड़ी, धौलपुर में भी इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। उसके बाद बाड़ी में युद्ध हुआ, धौलपुर बाड़ी में, दोनों के बीच में ही, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो 2 जगह पे युद्ध हुआ, 1517 में खातौली और बाड़ी में, जिससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उनके विरुद्ध कूच किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उनसे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में राणा सांगा पराजित हुआ था, पर इससे पहले बयाना के युद्ध में उसने बाबर की सेना को पराजित किया था। 1526 में खानवा का युद्ध हुआ और 1527 में बयाना का युद्ध हुआ। ध्यान रखना, ये 2 युद्ध भी ध्यान रखने के हैं। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। देखिए, 1527 ईस्वी में बयाना का युद्ध हुआ फरवरी में, और उसके बाद मार्च में 1527 में ही खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध और बयाना का युद्ध, बयाना भरतपुर में है, तो बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध दोनों, एक तो फरवरी में हुआ था और दूसरा मार्च में हुआ था। 17 मार्च 1527 खानवा के मैदान में बाबर और महाराणा सांगा और बाबर के मध्य तोपखाने और तुलुगमा युद्ध नीति के कारण बाबर की विजय हुई।
राणा सांगा युद्ध में घायल हुए और उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उनके सामंतों ने, जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, राणा सांगा को विष दे दिया। इसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में राणा सांगा का समाधि स्थल है। इम्पोर्टेंट चीज़ यहीं से ही परीक्षा में प्रश्न आते हैं। राणा सांगा की समाधि स्थल कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा का समाधि स्थल है। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु बसवा में हुई थी 30 जनवरी 1528 को। और उनकी मृत्यु के बाद रतन सिंह 1528 से 31 मेवाड़ का शासक बना और उनके बाद विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राणा उदय सिंह। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। तो ये कहानी आपने काफ़ी सारी पढ़ी होगी कि जो ये थी पन्नाधाय, ये उदय सिंह की धाय माँ थी और इन्हीं को ही उदय सिंह के लालन पालन की जिम्मेदारी मिली हुई थी। इन्हीं उदय सिंह के ही उम्र का इनका खुद का भी एक बेटा था चंदन। उदय सिंह को बचाने के लिए पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था। तो ये काफ़ी प्रचलित कहानी है, काफ़ी सुनी होगी, आपने भी पढ़ी होगी। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। यही यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पर बात आ सकती है कि मतलब इसको उदय सिंह को कहाँ रखा गया था? तो उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। यही मालदेव के सहयोग से 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। बनवीर चाहता था कि राज्य उसी को ही मिले और इसलिए वो अपने भाई उदय सिंह को मारना चाहता था, लेकिन पन्नाधाय ने उसकी रक्षा की और उसको चुपके से भेज दिया महल से बाहर और उस समय उसको कुंभलगढ़ में रखा गया। फिर मालदेव की सहायता से इसको उदय सिंह को राजा बनाया गया। 1540 में मालवी उदयपुर के युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ के पैतृक सत्ता जो है वो उदय सिंह को प्राप्त हुई। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाया, उसे अपनी राजधानी बनाया। उदय सिंह ने अपना राजधानी कहाँ बनाई थी? उदयपुर में। और ये उदयपुर नगर कब बसा था? 1559 में। यहाँ उसने उदय सागर झील, मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण भी करवाया। उदय सागर झील का निर्माण भी उदय सिंह ने करवाया और मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण भी उदय सिंह ने करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिससे अपने सरदारों की सलाह दी कि अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और पत्ता नामक अपने 2 सेना नायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। तो यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि जयमल पत्ता कौन थे? तो जयमल और पत्ता कौन थे? ये उदय सिंह के किले के किलेदार थे, 2 सेना नायक थे, जयमल और पत्ता। किले की रक्षा के दौरान जयमल और पत्ता वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल पत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जयमल और पत्ता की हाथी पर सवार मूर्तियां कहाँ पर लगी हुई हैं। जैसे ही हम जयमल पत्ता का नाम सुनेंगे हमको तुरंत याद आएगा कि जयमल और पत्ता जो है ये दोनों ही उदय सिंह के सेना नायक थे उदय सिंह के दरबार में। तो हमको तुरंत ऐसा लगेगा कि इनकी फिर जो मूर्ति हैं वो भी उदयपुर में या फिर चित्तौड़गढ़ में स्थित होंगी। लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जयमल पत्ता की जो ये मूर्ति है ये किसने बनवाई? अकबर ने बनवाई और आगरा के किले के बाहर ये लगी हुई है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप। 1572 से 1597 ईस्वी तक इनका राज रहा। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान कौन सा है? तो कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने 2 मार्ग थे, या तो वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले और अपना संपूर्ण जीवन
सुविधापूर्ण व्यतीत करे, और दूसरा अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। तो इन दोनों के बीच में महाराणा प्रताप ने दूसरा विकल्प को चुना, और उसने अनेक कष्ट उठाए, फिर भी प्रताप ने दूसरा विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। यानी कि उसके पास दो रास्ते थे, या तो अकबर के साथ मिलकर के उनकी अधीनता स्वीकार कर ले और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे, या फिर अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे, अपने देश की प्रतिष्ठा को भी बनाए रखे। तो उसने फिर क्या किया, दूसरा ही विकल्प चुना और सबसे पहले बीड़ा उठाया कि वह मेवाड़ को संगठित करेगा। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों तथा भीलों को एकजुट बनाया, जो कि सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। महाराणा प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर उनका सम्मान बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध के प्रबंध करने के लिए उन्होंने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थापित कर लिया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। 1572 ईस्वी से लेकर के 1576 के बीच में उसने 4 शिष्टमंडल भेजे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन चारों के नाम क्रम से याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्रम बदल करके दिए जा सकते हैं, और आपको इसका क्रम बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो कौन से 4 शिष्टमंडल भेजे थे? सबसे पहले जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवान दास और फिर टोडरमल। जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल, ये 4 कंटिन्यू याद रखने हैं। सबसे पहले उसने जलाल खां को भेजा, फिर दूसरे नंबर पे मान सिंह को भेजा, फिर भगवान दास को, और फिर टोडरमल के नेतृत्व को भेजा। मगर महाराणा ने संधि करने से किसी भी प्रकार से रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ को मुगलों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, और 1576 के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा, और वहीं से उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान के नेतृत्व सौंपा। देखिए 18 जून 1576 ईस्वी में, 18 जून 1576, लेकिन कुछ लोग इसे 21 जून का भी स्वीकार करते हैं। खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, खमनोर का युद्ध हुआ, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध से प्रसिद्ध है। खमनोर की पहाड़ियों में ये युद्ध हुआ था 18 या फिर 21 जून, दोनों में इसको एक ऑप्शन में मिलेगा। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध से इसे जाना जाने लगा। महाराणा प्रताप की सेना के हैरावल का मतलब होता है सेना का अग्रिम दस्ता, जो कि सेना की टुकड़ी के आगे आगे चलता है, का नेतृत्व हकीम शाह सूरी कर रहा था, जबकि मुगल सेना के हैरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवा कर रहा था। देखिए हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ? तो 18 या 21, दोनों में इसको एक ऑप्शन में मिलेगा। जून 1576 ईस्वी में। किन किन के बीच हुआ? तो किन किन के बीच हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच। महाराणा प्रताप की सेना का अग्रिम दस्ता था, यानी कि जिसको हैरावल कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, हैरावल क्या होता है? सेना का अग्रिम दस्ता, जो कि पूरी सेना के आगे जो टुकड़ी चलती है उसको हैरावल कहते हैं। उसका महाराणा प्रताप की सेना का जो हैरावल था वो कौन था? हैरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खां सूरी। जबकि मुगल सेना के हैरावल का नेतृत्व कर रहा था जगन्नाथ कछवा। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झालाबीदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया। यहाँ पर जो महाराणा प्रताप की जगह जिन्होंने युद्ध किया था उनका नाम था झालाबीदा। प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया गया और इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका। अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिया। इस युद्ध को अबुल फलज ने खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना। देखिए किस किस नाम से हल्दी घाटी के युद्ध को 3 नामों से जाना जाता है। खमनोर का युद्ध भी, बदायूनी ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा, यानी कि कौन कौन से हो गए? खमनोर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। 3 अलग अलग व्यक्तियों ने इसको 3 नामों से बोला है। तो यहाँ पर इन व्यक्तियों के और इन युद्धों के नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखने जरूरी है कि खमनोर का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध अबुल फलज ने कहा। दूसरा,
हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? तो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध बदायूंनी ने कहा। तीसरा, हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा? खमनोर के युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा। तो ये तीनों नाम याद रखने हैं। और दूसरा, जो अकबर ने अपने दस्ते भेजे थे कंटिन्यू, जो 4 दस्ते भेजे थे उनका क्रम से नाम याद रखना है बिल्कुल। पहले सबसे पहला नाम था जलाल खां, दूसरा मानसिंह और तीसरा क्या नाम था? भगवान दास और चौथा टोडरमल। हल्दी घाटी नाम हल्दी रंगी मिट्टी के कारण नहीं पड़ा। ऐसी मिट्टी यहाँ है भी कहाँ? लाल, पीली और काली तीनों रंगों वाली मिट्टी है। फिर हल्दी घाटी नाम क्यों दिया गया? इसका एकमात्र कारण यह है कि यहाँ हल्दी चढ़ी कई नवविवाहित पुरुष वेश में नवविवाहिताएं पुरुष वेश में लड़ मरी थी। देखिए यहाँ पर अबूजा भारत डॉक्टर महेंद्र भानावत, इन्होंने बताया है कि हल्दी घाटी इसका नाम क्यों पड़ा। ना तो यहाँ पे हल्दी जैसे रंग की मिट्टी है, यहाँ पर जो मिट्टी है वो लाल, पीली और काली तीनों रंगों की मिट्टी है, फिर भी इसका हल्दी घाटी नाम क्यों पड़ा? तो उन्होंने एक कारण बताया है कि हल्दी चढ़ी हुई नवविवाहिताएं पुरुष वेश में यहाँ पर लड़ने के लिए आई थी और वो यहाँ पे लड़ते हुए मारी गई थी, इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा है। 1576 ईस्वी से लेकर के 1585 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक सैनिक अभियान किए। शहबाज खां, अबरदुर्रहीम खाना के नेतृत्व में सेनाएं भेजी गई, मगर उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। कौन कौन सी? 3 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष के बाद शहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा। यानी कि सबसे पहले किसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया? तो वो था शहबाज खां। कब किया? 3 अप्रैल 1578 में। दूसरा, 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया। महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार शेरिमा सुल्तान खां को एक ही बार में परलोक पहुंचा दिया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। इसी कारण दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? दिवेर को। 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 से 1597 के बीच प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्यों पर पुनः अधिकार कर लिया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया, राज्य की सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड के पास बाडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। देखिए कब हुई उनकी मृत्यु? 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हुई। कहाँ पर? चावंड में। और चावंड के पास ही बाडोली नामक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रताप के संबंध में कर्नल टोड लिखते हैं कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। अब देखिए यहाँ पे वापस से एक चीज़ तो ये रिपीट हो गई कि मेवाड़ का मैराथन कौन है? तो दिवेर। और दूसरा, मेवाड़ की थर्मोपोली कौन है? तो मेवाड़ की थर्मोपोली है हल्दी घाटी। उसके बाद आता है राणा अमर सिंह। अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। महाराणा प्रताप का पुत्र था ये महाराणा अमर सिंह। और प्रताप की मृत्यु के बाद राणा अमर सिंह मेवाड़ का शासक बना। शासक बनने के उपरांत उसे मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम, जहांगीर का जो बेटा था शहजादा खुर्रम, जिसका नाम शाहजहां था, उसको मेवाड़ अभियान का नेतृत्व उन्होंने सौंपा, जिससे मेवाड़ में लूटमार और आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से उब गए थे एवं उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अतः उन्होंने कुंवर करण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला।
सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि स्वीकार करनी पड़ी। जनवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई। तो मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? 1615 ईस्वी में। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं खुश न था और उसने स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर लिया, और जहांगीर के जीवन की यह एक बड़ी सफलता मानी जाती है। उसके बाद आता है महाराणा राज सिंह, फिर उसके बाद आते हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश। तो महाराणा राज सिंह को हम पढ़ लेते हैं पहले। महाराणा राज सिंह 1652 से लेकर के 80 तक। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, जो कि महाराणा अमर सिंह नहीं कर पाए। लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सैनिक एक साथ सादुल्ला खां को भेजा, 30,000 सैनिकों के साथ। देखिए, मेवाड़ मुगल जो संधि हुई थी 1615 ईस्वी में, उस संधि के तहत मेवाड़ जो था, चित्तौड़ जो था वो वापस दे दिया गया, लेकिन ये शर्त रखी गई थी कि उसका कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं करवाया जाएगा। जैसे ही राज सिंह से शासक बना तो उन्होंने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत का कार्य पूरा करने के लिए सोचा, और जैसे उन्होंने कार्य पूरा करने की कोशिश की, उसी समय मुगल सम्राट ने कहा कि भाई ये तो जो संधि हुई थी, जो संधि की जो शर्तें थी उन शर्तों के मुताबिक नहीं है। इस वजह से 30,000 सैनिक एक साथ सादुल खां के साथ चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए भेज दिए। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया। मुगल सेना कंगूरे और बुर्ज गिराकर लौट गई। मुगल सेना जो थी वो महल के कंगूरे और बुर्ज गिराकर लौट गई। 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों ने उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ा। 1658 में मुगल शहजादे जो जहांगीर के पुत्र थे उनमें उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया, मगर महाराणा किसी भी पक्ष को समर्थन नहीं करना चाहते थे, अतः महाराणा टालमटोल करते रहे। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उसके संबंध राज सिंह से अच्छे थे, लेकिन औरंगजेब ने उसे 6,000 जात और सवार का मनसब भी प्रदान किया। किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, से विवाह करके राज सिंह ने 1669 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। इसके बाद 1779 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने पर राज सिंह ने विद्रोह किया, और मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों को साथ दिया और 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो गई। देखिए, जब मुगलों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ रहा था तो उस समय महाराणा किसी का भी पक्ष नहीं देना चाहता था। उसके बाद औरंगजेब वहाँ का शासक बन गया और उसके संबंध जो हैं राज सिंह के साथ अच्छे थे, लेकिन किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती, उससे जो औरंगजेब है वो शादी करना चाहता था, लेकिन उससे शादी किसने कर ली? राज सिंह ने। और इससे औरंगजेब नाराज हो गया और उसने जजिया कर लगा दिया। कब लगाया? 1679 ईस्वी में। 1679 ईस्वी में जजिया कर किसने लगाया राज सिंह पर? औरंगजेब ने। राज सिंह ने इसका विद्रोह किया और वापस से जो संघर्ष था वो वापस छिड़ गया, और राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया और 1618 में राज सिंह की मृत्यु हो गई। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने करवाया। और राजसमंद झील का निर्माण यानी कि राजसमंद झील में कौन सी नदी का पानी आता है? तो गोमती नदी का पानी आता है। इस झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौका नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। देखिए, राज प्रशस्ति नामक शिलालेख कहाँ पर लगा हुआ है? राजसमंद झील के किनारे नौ चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगाया हुआ है। राज प्रशस्ति शिलालेख की भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा है। और इसकी रचना किसने की थी? शिलालेख की रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। तो रणछोड़ भट्ट द्वारा।
और यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं में खोदी हुई है और इसे सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो उसका नाम है राज प्रशस्ति। 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है ये, और इसके रचनाकार कौन है, तो इसकी रचना की थी रणछोड़ भट्ट ने। और कहाँ पर बना हुआ है ये, तो ये राजसमंद झील के किनारे नौचौकी नामक स्थान पर बना हुआ है। और इसी के साथ ही गुहिल वंश के जो शासक थे उनका वो समाप्त होते हैं। और अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मारवाड़ के राठौड़ वंश और उसके प्रतापी शासक, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट करके देना है, तो वो प्रश्न है कि जो अकबर ने जो 4 अपने दूत भेजे थे संधि करने के लिए प्रताप के साथ, उनका सही क्रम से आपको लिख करके बताना है।